पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आरव और उसका परिवार ऑस्ट्रेलिया में स्थापित अपना पुराना कारोबार छोड़कर पुश्तैनी घर में रहने आया है। घर में घुसकर आरव और साध्वी दोनों को ही एक मनहूसियत का एहसास होता है। आरव इस बात पे तूल नहीं देता। फिर उसी रात को साध्वी एक डरावना सपना देखती है जिसमें वो अपने कमरे की तरफ एक अनजाने सुहागन औरत को बढ़ते हुए महसूस करती है। फिर अगले ही पल वो उसे अपने बगल में पाती है और डर जाती है। वहीं जागने पर आरव और साध्वी घर के पास के एक पेड़ पर लटकी मुंशी काका की लाश को पाते हैं। अब आगे। आरव और साध्वी अपने घर के हॉल में बैठे हुए थे। साध्वी डर के मारे सिसकियां ले रही थी। वहीं आरव अपने हाथ में रखे उस ताबीज को एक टक घूरे जा रहा था। तभी साध्वी कहती है, आरव, ये किसने किया होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। आरव मुंशी काका के दिए हुए ताबीज को देखने में डूबा रहता है और जवाब में कहता है, साध्वी तुम मत डरो। मुंशी काका की मौत का पता पुलिस लगा ही रही होगी। हम मुंशी काका को इतना अच्छे से भी कहाँ जानते थे। हो सकता है गांव में उनकी किसी से दुश्मनी हो। जो भी हो, हमें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है। आरव, तुमने सुबह से चाय नहीं पी, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती ये हूँ। कहकर साध्वी उठ के किचन में जाती है। आरव को मुंशी काका की इस घर को लेके की गई बातें एक एक कर याद आने लगती है। तभी अचानक से किचन से साध्वी के चीखने की आवाज़ आती है। आरव भागकर किचन में जाता है तो पाता है साध्वी की बनी हुई चाय उबल के पतीले से नीचे फैली हुई है और उस बिखरी हुई चाय से जो शब्द बनता है वो था मौत। साध्वी भागकर आरव के गले लग जाती है और डरते हुए कहती है, आरव, आरव, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। रिलैक्स साध्वी। आरव को सब कुछ समझ तो आ रहा था मगर वो भी कमज़ोर पड़ के अपने घर वालों को डराना नहीं चाहता था। साध्वी को गले लगा के वो बस उसी उबले हुए चाय से बने शब्द मौत को देखते जा रहा। बाहर के कमरे से ऋषि की आवाज़ सुनकर आरव और साध्वी दोनों ही चौंक जाते हैं और भागकर उसके पास जाते हैं। वो देखते हैं कि नन्हा ऋषि भी भागकर आरव के पास आ रहा है। उसके हाथों में एक पुरानी मैली किताब होती है। पापा देखो, मुझे ये बुक मिली। आरव ऋषि के हाथों से वो किताब लेता है। वहीं साध्वी ऋषि को पकड़ के उसके रूम में ले जाती है। चलो बेटा, अंदर चलो। आरव उस धूल से सनी मैली किताब को हाथ में लिए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो किताब पुराने जमाने की लग रही थी। उसके ऊपर बरसों पुराना सिंदूर चिपका हुआ था और मालाएं बंधी हुई थी। आरव उस किताब को जैसे ही पलट के देखता है तो पाता है कि उसके पीछे मालाओं की गठान के बीच एक चिट्ठी फंसी हुई है। उस चिट्ठी को धीमे से खींचकर आरव उसे पढ़ने के लिए खोलता है। वहीं पीछे से तभी साध्वी भी आ जाती है और पूछती है, क्या हुआ आरव? वो किताब को चाय की टेबल पर रख के दोनों हाथों से चिट्ठी खोलता है। उसमें लिखा होता है, मैं मुंशी काका अगर वो आ गई है तो ही इस किताब को खोलना। आरव सोफे पे बैठता है। उसका दिल तो जानता है कि चुड़ैल का साया जाग तो गया है, इसीलिए वो हिम्मत जुटाकर उस किताब को खोलता है। किताब खोलते ही आरव और साध्वी की आंखें फटी के फटी रह जाती है जब वो इस किताब के पहले पन्ने पर यह लिखा हुआ पढ़ते हैं, तुम चुड़ैल के घर में आ तो अपनी मर्जी से गए हो, मगर अब तुम्हारा इस घर से जाना चुड़ैल की मर्जी से ही होगा। ये चुड़ैल कभी हारती नहीं। अगले पन्ने पे वे पढ़ते हैं, ताबीज पास रखना, चुड़ैल से सामना होने पर अभिमंत्रित ताबीज बचा सकता है। उस किताब में बना ताबीज हूबहू वैसा ही था जो आरव के पास था। आरव आगे पढ़ता है, फिर भी अगर ताबीज पास में ना हो तो उसे रोशनी से डर लगता है। रोशनी ढूंढना, अंधेरा उसका घर है। उजाला कायम रहे वरना वो जीत जाएगी। आरव, क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये किताब, ये मुंशी काका क्या कह रहे हैं इस किताब में? आरव की खामोशी ये बता देती है कि उसे भी अब डर लगने लगा है, लेकिन अपने घर वालों के लिए वो कहता है, नहीं नहीं, ये पुराने जमाने के लोग बड़ा डरते थे साध्वी। तुम चिंता मत करो, तुम जाके ऋषि का ध्यान रखो, जाओ। साध्वी ऋषि के रूम में जा रही होती है। तभी आरव उसे रोक कर कहता है, साध्वी, हाँ, वो रूम की लाइट्स ऑन रखना। साध्वी समझ जाती है और बिना जवाब दिए आगे बढ़ जाती है। जैसे ही साध्वी दूसरे रूम में जाती है, आरव फिर से उस किताब को खोलता है।
ताकि वो उस चुड़ैल को और भी ज़्यादा जान सके। आरव पढ़ता है, उसका नाम कभी मत लेना, उसका नाम लेने से उसे और ताकत मिलेगी। उसका नाम है मणि। मणि के चुड़ैल बनने के पीछे उसका भयानक इतिहास था। जब भी कोई औरत पाप कर्म झेल के मरती है और उसमें अधूरी तमन्ना भी रह जाती है, साथ ही उसमें मरते वक्त बदले की भावना भी रहती है, तभी जाके वो एक चुड़ैल बनती है। जब तक उसकी तमन्ना पूरी नहीं होती, उसे चुड़ैल योनि से मुक्ति नहीं मिलती। मणि इसी वजह से और ज़्यादा खतरनाक है। ये चुड़ैल जितनी पुरानी होती जाएगी, उसकी ताकत उतनी बढ़ती जाएगी। अंधेरा उसकी ताकत है, उजाले से उसे नफ़रत है। मणि से सामना होने से आप 3 ही वजहों से मर सकते हो। एक तो उसे देखने भर से, दूसरा उसके स्पर्श से, तीसरा उसकी लंबी ज़ुबान से। मणि हमेशा काली साड़ी में रहती है, लंबे खुले बाल जैसे सदियों से रूखे, सफ़ेद चमड़ी जिस पे छोटे छोटे काले दाग हो, बड़े बड़े तीखे भौहें, उतने ही तीखे दांत और काली पड़ी आँखें। चुड़ैल को बुलाना है तो अंधेरा करके 3 बार चुटकी बजाओ। अगर वो आसपास हुई तो आएगी, मगर वो जाएगी सिर्फ अपनी मर्जी से। आरव उस किताब को बंद कर देता है और चिंता में खो जाता है। फिर कब ये चिंता भरा दिन सुबह से रात की आगोश में चले जाता है, पता ही नहीं चलता। पर अभी तो ये चिंताएं जैसे शुरू ही हुई थी। आरव ऋषि के रूम में जाकर कुछ पल उसके साथ बिताता है। पापा मुझे सुला दो ना, मुझे नींद नहीं आ रही। बेटा, अगर तुम्हारी नींद खुल गई हो तो भी इस रूम की लाइट्स ऑन ही रखना, ओके? ओके पापा, चलो सो। आरव ऋषि के माथे पर हाथ फेर कर उसे लोरी गाकर सुलाने लगता है, जो उसकी माँ उसके लिए बचपन में गाती थी। सो जा राजकुमार, तुझे निंदिया पुकारे, तुझे निंदिया पुकारे, तुझे निंदिया पुकारे, ओ तुझे निंदिया पुकारे। प्यारी प्यारी निंदिया भर के बाहों में, तुझे गले से लगा। इसे गाते गाते आरव की भी आंखें लग जाती है। तुझे गले आंखें से लगने पर आरव लगा अपने ले। सपने में खुद को अपने बचपन में पाता है। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ उसके माथे पर हाथ फेर कर उसे ये लोरी गाकर सुला रही होती है। सो जा राजकुमार, तुझे निंदिया पुकारे, ओ आरव आंखें बंद करता है, तभी वो अपने माथे पर अपनी माँ के हाथ को थोड़ा रूखा हुआ सा, चुभता हुआ सा महसूस करता है, जैसे हाथ से चमड़ी छिली हुई हो। लोरी गाती वो आवाज़ भी उसे अपनी माँ जैसी नहीं लग रही थी। वो आंखें खोलता है तो देखता है कि उसकी माँ की जगह काली साड़ी, लंबे बाल, अपनी बड़ी लाल आंखों से एक औरत उसे टेढ़ी गर्दन करके घूरते हुए यही लोरी सुना रही है। आरव चीखता है और नींद से उठ जाता है। उठने पर वो देखता है कि ऋषि अब भी गहरी नींद में सोया हुआ है। आरव डर के मारे घर से बाहर जाता है। इस घर में आने के बाद पहली बार आरव यहाँ से अपने कदम बाहर निकालता है। घर से बाहर निकल के चलते हुए आरव अपनी जेब से सिगरेट निकालता है और उसे अपने होठों के बीच रख के उसे लाइटर से जलाता है। इस चिंता के बीच किस्मत की कोख में आरव के लिए कुछ और भी भयानक इंतज़ार कर रहा था। सिगरेट जलने के बाद लाइटर के बुझते ही आरव की आंखों के सामने घुप अंधेरा छा जाता है। वो अपने आसपास देखता है मगर उसे अंधेरे के कालेपन के अलावा कुछ और नजर नहीं आता। वो आगे बढ़ता है तो उसे एक दरवाज़ा महसूस होता है। वो उसे ज़ोर ज़ोर से ठकठकाता है। खोलो
खोलो इसे, खोलो। दरवाज़ा खुलता है और आरव अपने सामने साध्वी को पाता है। क्या हुआ आरव, तुम इस रूम में कैसे बंद हो गए? उसे समझ नहीं आता। वो अपने आसपास देखता है। साध्वी, मेरे साथ चलो। क्या हुआ? और साध्वी को हाथ पकड़ के घर से बाहर ले जाता है। कहाँ ले जा रहे हो आरव? गेट खोलकर आरव और साध्वी आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। जिस बरगद के पेड़ पे मुंशी काका की लाश पाई गई थी, उसे पार करके दोनों अचानक से फिर से अपने आप को घर के उसी कमरे में पाते हैं जहां आरव ने खुद को पाया था। ये कैसे हुआ? आरव कुछ नहीं कहता और बस आंखों में खौफ और जुनून लिए फिर से साध्वी का हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर निकाल के दूसरी दिशा की ओर ले जाता है। और वहाँ भी कुछ ही दूरी पे चलने पर वो खुद को अपने आप को बेडरूम में वापस चलते हुए पाते हैं। साध्वी चीखती है। फिर से नया रास्ता अपनाने पर वो अपने पैरों के नीचे की ज़मीन को बदलता हुआ पाते हैं और दोबारा अपने घर के किसी कोने में लौट आते हैं। आरव ये सब कैसे हो रहा है? आरव मुझे बहुत डर लग रहा है। आरव घर के हॉल में पहुंच के अपना सर पकड़ के जमीन पर बैठ जाता है और गुस्से में हुंकारने लगता है। साध्वी वो किताब, उस किताब में लिखा था कि हम चुड़ैल के घर में अपनी मर्जी से आ तो सकते हैं, लेकिन हमारा जाना उसकी मर्जी से होगा। साध्वी, इस घर में चुड़ैल है, इस घर में सच में कोई चुड़ैल है। मुंशी काका ने मुझे पहले ही आगाह कर दिया था, मगर मैं समझ नहीं पाया। क्या? हाँ, बाहर निकल, बाहर निकल। तुझे लगता है मैं डर जाऊंगा? ये मेरा घर है, मेरा। हंसी की आवाज और कुछ पल की खामोशी के बाद ये आवाज सुनकर साध्वी और आरव चौंक जाते हैं और भागकर उसके रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि अंधेरे रूम में ऋषि हवा में लटक रहा है और उसका माथा जोर जोर से छत से टकरा रहा है। ऋषि बेटा। आरव रूम का लाइट स्विच ऑन करता है और वैसे ही ऋषि बेड पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ऋषि बेटा। साध्वी ऋषि के पास जाती है। बच्चे पे दम दिखाती है, मेरे सामने आ मेरे सामने। आरव मत करो। नहीं, इसने मेरे बच्चे को चोट पहुंचाई है। लड़ मुझसे। मुझे पता है तू कैसे आएगी। आरव को याद आता है कि किताब में लिखा था कि चुड़ैल 3 बार चुटकी बजाने से आती है। आरव रूम की लाइट बंद कर देता है। आरव नहीं। आरव चुटकी बजाना शुरू करता है। आरव नहीं।